हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। ये बेटा हम लोगों ने एक स्केच प्लॉट किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें 4 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड, पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड। तो टोटल आउटले मेथड में एक कंफ्यूजन ये थी कि यहाँ पर आपने सिर्फ सेम डायरेक्शन देखनी है। ये देखें, प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, सेम रिलेशन है, तो इन इलास्टिक होगा। अगर ऑपोजिट रिलेशन हो गया तो इलास्टिक हो जाएगा, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता तो यूनिट इलास्टिक है। फिर हमने इनकम इलास्टिसिटी के वाले से बात की थी कि अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो नॉर्मल है, नेगेटिव आ गया तो इन्फीरियर, लेकिन इसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है। इसी तरह क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में भी फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूले एक के साथ ही हम आंसर निकालते हैं और देखते हैं नेगेटिव है, जीरो है या पॉजिटिव है। ये तो था न्यूमेरिकल के लिए। अब मैं जरा बुक से आपको करवाने लगा हूँ कि इसमें क्या चीजें हैं, फिर हम वो कल वाली असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट रिलेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सेम रिलेशन भी कह सकते हैं। हाँ जी, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अभी मैं बुक पे ही जाने लगा हूँ, बुक से फिर हम डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। आप बुक शेयर कर लेते हैं कि बुक में, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल भी करवाने हैं आपको, आज इंशाल्लाह 2 घंटे की क्लास है तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले मैं आपको बुक से क्लियर करवा दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इसमें की हैं। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पहले वो डिस्कस कर लें। ये बेटा शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिकली था क्या, वो कहता है अगर आपके पास ये डिमांड की शिफ्टिंग है, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इसकी मैं डायग्राम पहले खुद बना देता हूँ आपको, खुद प्लॉट करते हैं हम लोग डायग्राम। लाइक ये वेरिएबल है, यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ, सेम यही डायग्राम है। इस साइड पर हम क्यू डी खाली क्यू रखते हैं क्योंकि क्यू डी और क्यू एस बराबर होते हैं ना, क्यू डी और क्यू एस बराबर होते हैं, इसलिए हम खाली क्यू लिख लेते हैं, क्वांटिटी पर टाइम पीरियड। इस साइड पर प्राइस आती है और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को हम मेजर करते हैं। कैसे, इधर हम डिमांड सप्लाई फोर्सेस इकट्ठा प्लॉट कर लेते हैं। ये डिमांड हो गई, ये आपके पास जो है वो सप्लाई फोर्स है, यहाँ पे लिख दें ये सप्लाई है, ये डिमांड है। और इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो किधर होगा, वो इस पॉइंट पर इसका जो है वो इक्विलिब्रियम फॉल करता है, ये उसका इक्विलिब्रियम है। इधर हम कह देंगे ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी है। अब स्टोरी पढ़नी है सवाल की, वो क्या कहता है, A shift in demand occur when more or less of quantity of good is demanded at each price। ये स्टोरी समझने वाली है। The diagram shows the effect of rise in price of butter। दो चीजों का उसने कंपैरिजन किया हुआ है, कहता है कि जी बटर एज कंपेयर टू मार्जरीन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये है क्या, ये सब्स्टिट्यूटिव गुड है, ये आपस में सब्स्टिट्यूटिव गुड है। अगर ये सब्स्टिट्यूटिव गुड है तो क्या होगा, वो कहता है बटर की प्राइस में इजाफा हो गया। जैसे ही बटर की प्राइस में इजाफा होगा, आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही सब्स्टिट्यूटिव की प्राइस में इजाफा होगा तो मार्जरीन की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, मार्जरीन की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तब हमने क्वांटिटी डिमांड में इजाफा करना है। जी बेटा रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अच्छा, अब वो कहता है कि जी आज ही बटर की प्राइस में इजाफा हो गया, तो बताओ मार्जरीन की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर बात है मार्जरीन की डिमांड में भी इजाफा हो जाएगा। अब अगर मार्जरीन की डिमांड में इजाफा हो गया तो देखें आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब उस डिमांड को मैंने किस तरह शो करना है, उस डिमांड को किस तरह शो करना है, डिमांड कर जब भी राइज करता है,
बढ़ता है वो हमेशा ऊपर आ जाएगा, तो ये कर्व यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे, डी डैश। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ गया, इधर ई डैश। क्या फर्क पड़ा, कीमत भी बढ़ गई है, क्यू ई डैश, प्राइस में भी इजाफा हो गया और क्वांटिटी में भी इजाफा हो गया। ये वो डायग्राम उसने एक ही कलर से बनाई हुई है, शायद समझ ना आती, मैंने डबल कलर से बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी सब्स्टिट्यूटिव गुड की प्राइस में इजाफा होगा तो ये चूंकि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं ना, तो कंज्यूमर गुड के हवाले से इसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा, तो हम ई से ई डैश पर चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि वो जो सवाल में दिया हुआ है वो कमोडिटी कौन सी है, कंज्यूमर गुड है या प्रोड्यूसर गुड है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी मैं स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं दूसरी एग्जांपल आपको क्लियर करवाता हूँ। यही कर्व उसने बनाया हुआ है, उसने D1 कह दिया हुआ है, मैंने D डैश कह दिया, बस फर्क तो कोई भी नहीं है। सेम इसी तरह की उसने एक और एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है शिफ्ट इन सप्लाई, जब भी डिमांड में चेंज आएगा शिफ्ट इन सप्लाई, तो उसने क्या बात की हुई है, कहता है प्राइस ऑफ लेदर, लेदर का कंपैरिजन किया हुआ उसने बीफ के साथ, ठीक है, जो चमड़ा हासिल होता है। तो ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री गुड हैं, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि बीफ और लेदर, बीफ होगा तो उससे लेदर मिलता है, ठीक है, चमड़ा उसी से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड होने के साथ साथ ये प्रोड्यूसर आइटम है, यानी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेदर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम तो कोई प्रोडक्ट बनी बनाई ले आते हैं। इसका मतलब है ये कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं और प्रोड्यूसर गुड्स हैं। क्या होगा, अब उसने कहा हुआ है कि इसकी प्राइस में इजाफा हो गया, लेदर की प्राइस में इजाफा हो गया, तो क्या होगा, बीफ पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी सप्लाई, इसकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। आपको याद होगा कंप्लीमेंट्री गुड में प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। आप नीचे डायग्राम देख लें, तो पहली पुरानी कर्व ये थी, नया कर्व ये बन गया, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो नया कर्व हमेशा सप्लाई वाला आगे शिफ्ट होता है, जिसको आप राइटवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं। किसी एक, यानी कंप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है एक चीज में इजाफे की वजह से दूसरे में इजाफा आ जाए। बीफ में इजाफे की वजह से लेदर में चेंज आ जाए, लेदर में चेंज की वजह से बीफ में चेंज आ जाए, तो कोई भी चेंज आएगा तो हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री गुड है। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है, ये चीज बस हमने छोड़ दी थी कि शिफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये दो ही केसेस बने हुए आई कैप में, और दो ही केसेस वो बार बार पेपर में पूछता है, तो देख लें इसमें कहाँ से आपने चेंज किया वेरिएबल्स को। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा इसमें थर्ड चैप्टर पे, गिफन गुड। वो बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में जाके डिस्कस कर लेंगे गिफन गुड क्या होती है। चेंज नेगेटिव भी आ सकता है, अगर डिमांड का चेंज होता, अगर डिमांड का चेंज होता तो फिर नेगेटिव होता। लॉजिक याद रख लें, या लॉजिक और हटा लगा लें, एक ही बात है। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं की, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस नहीं की। ये चैप्टर बुक से करके ना, कि बुक में कहाँ कहाँ पर क्या लिखा है, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दी थी। ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग क्या है, फैक्टर, वो कहता है कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसके 9 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी वो 3 पूछ सकता है। अब बारी बारी समझे, ये पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, वो आप लोगों ने अल्फाज की शक्ल में लिख लेना है। क्या कहते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिमांड को चेंज करने का सबब बनते हैं। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, अगर तो वो बेसिक नीड है, बेसिक नीड की इलास्टिसिटी हमेशा इन इलास्टिक होती है। इसको यूं लिख दें या पूरा लफ्ज लिख दें, आपकी मर्जी है, इसको यूं लिख दें या इसका लफ्ज लिख दें, वो आपकी मर्जी है।
बेसिक नीड, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है। अच्छा, अगर ये बेसिक नीड का मतलब क्या है, बेशक रोटी महंगी हो जाए, आटा महंगा हो जाए, आपने खाना ही खाना है, मजबूरी है, तो कीमत के बढ़ने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कानून क्या कहता है, इसका मतलब है कीमत चेंज होगी तो डिमांड में कोई खासा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो बेसिक नीड के लिए हमेशा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। ठीक हो गया। दूसरी साइड पर हम बात करते हैं लग्जरीज। लग्जरीज की जो इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा इलास्टिक होती है। हाँ जी, कमोडिटी का मतलब है बेसिक नीड। कमोडिटी का मतलब है बेसिक नीड। कमोडिटी का मतलब होता है गुड, कोई भी चीज हो उसको गुड कहते हैं। ठीक है, आपने ये सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं बुलेट्स की शक्ल में, ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, इतना टाइम ना होगा ना आपको इसके अच्छे नंबर मिलेंगे। सिर्फ आपने उसका की पॉइंट लिख दिया कि बेसिक नीड होगी तो उसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है। इसके आगे बेशक ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख दें <<1, इसको लिख दें <<1, बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने। उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल लिख देनी है। अब इसकी एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसकी एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, लाइक अगर हम ये कहते हैं वीट है, शुगर है, तो ये बेसिक नीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। लग्जरीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कार है, एयर कंडीशंस है। तो उसके बाद सिर्फ हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कोड करनी होती है। ठीक हो गया, इतना लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ सब्सिट्यूट। अब इसमें भी देख लें, अगर ज्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ की पॉइंट्स में बना रहा हूँ, आपने ऐसे ही लिखने हैं, मोर सब्सिट्यूट अवेलेबल। अगर ज्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं, अगर ज्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो फिर इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक। और अगर लेस सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो फिर इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक। उसके बाद सिर्फ आपने एक एग्जांपल कोड करनी है कि इसकी एग्जांपल में कौन सी एग्जांपल उसने ली हुई है, टूथपेस्ट, ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये इस एग्जांपल आपने सिर्फ उसकी कोई भी लिख देनी है, कोई सी 2 एग्जांपल आप उसकी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह ये सवाल अटेम्प्ट करना है। बेसिक नीड में सादी सी बात है, एक पॉइंट में उसको बात क्लियर हो रही है। गुड्स हैविंग सेवरल यूज, ये ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल ज्यादा है, सेवरल यूज जिसका इस्तेमाल ज्यादा है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बल्कि उसने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैं उसी के अल्फाज में लिख देता हूँ आपको, बजाय कि आप पैराग्राफ पढ़ें और बाद में आपके अल्फाज का फर्क है। वो कहता है मोर इम्पोर्टेंट यूज, मोर इम्पोर्टेंट यू इन इलास्टिक होगी। और जितना इस्तेमाल उसका कम होगा, यानी कभी कभी वो चीज़ इस्तेमाल होती है, जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इसलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल है ना इसका, ये इन इलास्टिक है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कम इस्तेमाल होती है तो उसको हम कहते हैं, जैसे हीटर है, सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होता है, सिर्फ हीटर है अगर वो सर्दियों में इस्तेमाल होता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो लेस इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो ये क्या हो जाएगी, इलास्टिक। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपने एक ही एग्जाम्पल देनी है जो उसने इलेक्ट्रिसिटी की दी हुई थी, ठीक है। फिर है ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, एक है ड्यूरेबल गुड्स और एक है पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, अगर वो ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक होगी।
अगर वो पेरिशेबल है तो उनकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होगी। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वाले से बात कर रहे हैं। ड्यूरेबल गुड में आप लिख दें कार है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, और पेरिशेबल में आप लिख दें वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में दो बातें आप लोगों ने लिखनी है। जितने अमीर लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, जिसको हम कहते हैं रिच पीपल, उनके नज़दीक हमेशा इन इलास्टिक डिमांड होती है, यानी वो मार्केट जाते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते, वो चीज़ खरीद लाते हैं। पुअर, गरीब तबका जो भी होता है, उनके लिए जो डिमांड होती है वो हमेशा इलास्टिक होती है। ठीक है, नहीं उसने एग्जांपल दी हुई है, मर्सिडीज की एग्जांपल दी हुई है कि ये रिच के नज़दीक बेशक वो 2 लाख महंगी भी हो जाएगी, 5 लाख महंगी भी हो जाएगी, जो बंदा घर से नियत करके लेके गया है कि जी मैंने लेके ही आनी है, तो उसके लिए मैटर नहीं करता 2-5 लाख ज्यादा हो गई। इसकी एग्जांपल दे दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम लेवल। अब इनकम लेवल में भी यही है कि elasticity of demand for different commodities in inelastic as an increase of prices। बल्कि सॉरी, इसमें ये काम ना ये कर लें, ये वाला पॉइंट इसमें कर लें, और प्राइस लेवल में उसने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की दी है, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट थे, तो थोड़ा सा उसने खुद आई गैप में डिफरेंस किया हुआ है। वो कहता है कि जी वेरी हाई प्राइस, वेरी हाई प्राइस या वेरी लो प्राइस, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है या जिनकी कीमत बहुत ही कम है, जैसे बहुत ज़्यादा है उसने मर्सिडीज हाई प्राइस में ली हुई है, तो ये इन इलास्टिक होंगे। इसी तरह साल्ट, नमक, बहुत थोड़ी सी कीमत है उसके, 20-30 रुपए में आप महीने भर का नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन इलास्टिक है। लेकिन जिसकी प्राइस नॉर्मल होगी, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, तो ये फिर क्या होगा, ये इलास्टिक होंगी। तो बस उसको चेंज कर लीजिएगा, जो इनकम लेवल वाला पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा, प्राइस वाला नीचे आ जाएगा। ये मैंने अगले पेज पर जाना है, तो इसलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले पेज पर जाने में मूव करना है हम लोगों ने, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, आपने सिर्फ इसमें की पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जांपल। ठीक है, कि कैसे कैसे आप लोगों ने इसकी एग्जांपल को कोड किया हुआ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, हाँ अगर नॉर्मल होगी तो फिर बेटा वो मैंने जिक्र किया ना कि नॉर्मल होगी तो फिर वो इलास्टिक है। ठीक हो गया बेटा, ओके। नेक्स्ट है बेटा फिर नॉर्मल प्राइस, जितनी भी नॉर्मल गुड्स हैं जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल प्राइस है। जैसे बॉल पॉइंट है, कॉपी है, रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल गुड्स में आती हैं। तो सारी वो चीज़ें जो जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होती वो नॉर्मल है। नेक्स्ट अगले पेज की एग्जांपल पर हम बात करते हैं, कंज्यूमर लॉयल्टी क्या होती है। कंज्यूमर लॉयल्टी क्या होती है। कुछ होते हैं कि जैसे कि आपने कहीं से पिज़्ज़ा खाया, फोर्क एंड नाइट से खाया, या आपने केएफसी से खाया, या कहीं से भी आपने कोई पिज़्ज़ा खाया, आपको पसंद है, डोमिनो का पिज़्ज़ा पसंद है,
हो सकता है वो अच्छा है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन आप ब्रांड लॉयल हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि जी आपने कोई कार परचेज करनी है, तो आपको कोई एक मॉडल पसंद है, होंडा पसंद है, इसको कहते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी। कंज्यूमर की आदत बन चुकी है, एडिक्टेड हो चुका है वो, उसकी आदी हो चुका है वो शख्स। तो कंज्यूमर लॉयल्टी, जिस चीज की तरफ इसकी लॉयल्टी है, जैसे किसी ब्रांड के शूज वो पहनता है, वो हमेशा उसी ब्रांड को पसंद करेगा जिसके वो शूज पहन रहा है, जिसकी शर्ट वो यूज कर रहा है, या कोई बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, लाइक पिकासो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पिकासो ही को प्रेफर करेंगे। इसको कहते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी, इसको कहा जाता है कंज्यूमर लॉयल्टी। ठीक हो गया? तो कंज्यूमर अगर लॉयल्टी है, जो मर्जी हो जाए, कीमत ज्यादा हो जाए कम हो जाए, तो फिर उसने उसी चीज को खरीदना है, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुका है। उसने एग्जांपल दी हुई है ड्रग्स की, सिगरेट की। सिगरेट महंगा हो कम हो, उसने खरीदना ही खरीदना है, इसको कहते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी। तो ये कंज्यूमर लॉयल होगा तो इन इलास्टिक होगी उसकी डिमांड। ठीक है, नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ड्रग्स की एग्जांपल दे दें, सिगरेट की एग्जांपल दे सकते हैं आप, तो किसी भी ब्रांड की एग्जांपल आप दे सकते हैं कि वो लॉयल होगा। और अगर कंज्यूमर लॉयल नहीं है, यानी आप मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आ जाए उसके मुताबिक आप चीज़ परचेज करके ले आते हो, तो इसका मतलब है कंज्यूमर लॉयल्टी नहीं है। हाँ जी बेटा, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं, बिल्कुल हैं, तो मैं ये उनको मैंने कहा हुआ है कि नाम और आईडी लिखें तो आ जाएं। जो बच्चे खाली नाम लिख रहे हैं वो कैसे एंटर होंगे? नाम और आईडी लिखकर आप आ जाएं, ज्वाइन करें, मोस्ट वेलकम। मेरे पास नाम और आईडी होना चाहिए ना, फिर बच्चा एंटर होगा क्लास में। टाइम। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जितनी भी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, या जितनी भी आप कह सकते हैं, जितनी चीज़ें आपको इमरजेंसी में चाहिए होती हैं, किसी हॉस्पिटल चले गए हैं, वहाँ पर आपको वो चाहिए, ऑक्सीजन मास्क चाहिए, वहाँ पर आपको जो ईसीजी मशीन चाहिए, लाजमी चाहिए, जितने मर्जी पैसों की मिले आप खरीदेंगे, आप उसके बदले उसका रेंट पे करेंगे। तो इमरजेंसी में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो हमेशा इन इलास्टिक होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, उसने एग्जांपल दी हुई है, जिसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं की जा सकती, जिसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। और जितना किसी चीज़ के लिए नॉर्मल टाइम है, एनफ टाइम है, जैसे घर परचेज करना है, गाड़ी परचेज करनी है, मोबाइल परचेज करना है, तो हम कभी भी जल्दी जल्दी में परचेज नहीं करते। खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, या अद्वियात, मेडिसन जितनी भी हैं, वो हम जल्दी में परचेज करते हैं अगर हमें बहुत ज़रूरत है उसकी। तो इसका मतलब है जितनी भी नॉर्मल गुड्स होती हैं वो हमेशा इलास्टिक होती हैं। तो नॉर्मल जहाँ मर्जी पे हो वो हमेशा इलास्टिक ही होंगी। जी जी बेटा, ये बुलेट्स में लिखना है, ये सारा सवाल बुलेट्स में लिखना है, 2 पॉइंट्स बुलेट्स में, नीचे एक एग्जाम्पल का लाइन, बस। फिर ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने इनकम वाला पॉइंट पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, तो ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ये इनकम वाला सेम पॉइंट उसने रिपीट किया हुआ। ठीक है, तो टोटल इसके 8 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस करने हैं। इसको भी स्केच देख लें, अगर कोई मसला है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जो जो क्वेश्चन बुक से रह गए थे वो हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बेटा, इसी के बुलेट्स बनाने, यानी बाकी सवालों को मैंने कहा था पैराग्राफ में लिखना है, मगर ये सवाल ना लेंथी है, अगर आप इसको पैराग्राफ में लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, साथ में जो की पॉइंट है वो स्किप हो जाएगा। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए जो बहुत लेंथी है, तो आई कैप कहता है कि फिर आप उसके बुलेट फॉर्म में लिखें, फिर आप उसको नंबर फॉर्म में लिखें, फिर पैराग्राफ में नहीं लिखना। नहीं नहीं, एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने नाम लिखना है कि ये इन्फीरियर गुड है, और सॉरी ये नॉर्मल गुड है, इमरजेंसी में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना आप। क्लियर है बेटा? मजीद कोई क्वेश्चन है कि आगे चलें फिर हम? ओके, पिछले पेज का स्क्रीनशॉट ये लें बेटा।
ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर हम। ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, जो मैंने डिग्रीज के हवाले से डिस्कस किया था कि डिग्री अगर आ जाती हैं तो पेपर में आपने किस तरह लिखना है। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि सर अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो फिर कैसे लिखना है, इसकी अगर डेफिनेशन आती है तो फिर कैसे लिखना है। मैं वापस जा रहा हूँ उसी पेज पर, उसी पेज पर वापस आता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने इसका स्केच प्लॉट किया था। वहीं से मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट करनी पड़े, अगर आपको इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट करनी पड़े तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ये उसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहां से, प्राइस और डिमांड वाली। अब इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी? इसीलिए मैंने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ऊपर लिख दी हुई है, ये लिख दी हुई है। इसी के अकॉर्डिंगली मैं डेफिनेशन बनाने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू लेस चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी दूसरे की? मोर चेंज, मोर परसेंटेज चेंज, सॉरी, लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू हाई चेंज या मोर चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक में क्या होगा? सेम ये डेफिनेशन होगी, इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू नो चेंज इन प्राइस, कीमत में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक। और परफेक्ट इन इलास्टिक की क्या होगी? नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिक। तो इसी को अल्फाज की शक्ल में कन्वर्ट कर लें। बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर आप उसकी डेफिनेशन बता दें, तो बेटा यही अल्फाज उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चारों चीजें बता दी हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो डिग्रीज वाला सवाल आ गया तो पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो डेफिनेशन को इसी अल्फाज में लिख दें। आप एरो ना बनाएं बेशक, आप इसी को अल्फाज की शक्ल में मेंशन कर दें। ठीक है बेटा। वापस बुक पे। आज इंशाल्लाह 5 बजे तक क्लास है बेटा, क्योंकि वो एक 1 आवर हम लोगों ने पहले जल्दी क्लास छोड़ दी हुई है ना, तो हमने वो टाइम मैनेज किया होता है, उसी टाइम के हिसाब से आपका सिलेबस खत्म होना है। तो आज इंशाल्लाह 2 घंटे की क्लास है। अच्छा बेटा आप देखें, ये सारी कोई बातें हमने डिस्कस की हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्री क्या होती हैं। डिग्री के बाद फिर हम लोगों ने ये उसके मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड की नीचे एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने, यही एग्जांपल मैंने करवाई है आप लोगों से कल, यही एग्जांपल मैंने कल आप लोगों से करवाई है। फिर आगे परसेंटेज मेथड क्या होता है, तो ये बजाय कि आप यहाँ से करते ढूंढते, तो मैंने इसलिए आपको एक स्केच सा बनवा दिया, ये सारे वो मेथड लिखे हुए हैं, ये सारे वो मेथड मेंशन उसमें किए हुए हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह का सवाल उसमें भी दिया था मैंने आपको, असाइनमेंट में भी दिया था। ठीक है, ये चीज एक आपने नहीं की, यूजफुलनेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूजफुलनेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चीज आप लोगों ने बस एक करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। बेसिकली ये वही डिटर्मिनेंट है, ये देखें वही डिटर्मिनेंट है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम, सब्सिट्यूट, डिग्री ऑफ ब्रांड, नेसेसिटी और लग्जरी, वेदर कंडीशंस। तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट है वही पॉइंट लिखने हैं, अगर वो उसकी इंपॉर्टेंस पूछता है तो इंपॉर्टेंस में और डिटर्मिनेंट में सेम पॉइंट आते हैं। नहीं, इन मेथड की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, मेथड कभी भी न्यूमेरिकल, मेथड जितने भी है ना वो न्यूमेरिकल आएंगे, वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं आ सकते। मेथड हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं आ सकते। उनकी एक्सप्लेनेशन जरूर आ सकती है, उनकी एक्सप्लेनेशन जरूर आ सकती है। फिर उसके बाद ये अदर इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी के बाद क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस के बाद कंप्लीमेंट्री नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल असाइनमेंट की तरफ। सॉरी, पहले सप्लाई वाला भी देख लें। ये सप्लाई की है, सप्लाई कौन कौन सी होती हैं, उसकी इलास्टिसिटी सेम वैसे ही है, जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी है वैसे ही सप्लाई की इलास्टिसिटी है, और उसके डिटरमिनेंट्स भी हैं। अब इसके डिटरमिनेंट कौन से हैं, जैसे हमने प्राइस के डिटरमिनेंट पढ़े हैं ना, वैसे ही सप्लाई के भी डिटरमिनेंट हैं। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, अगर आपका स्टॉक ज्यादा अवेलेबल है तो इलास्टिक होगा, कम अवेलेबल है तो इन इलास्टिक होगा। ग्रेटर एबिलिटी टू फर्म
स्विच रिसोर्सेज, ये एक एक लाइन है, इसलिए यहाँ पर आपको बुलेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये जैसे लिखा हुआ है एज इट इज याद कर लें। शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर प्रोडक्शन में टाइम कम है तो आपकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होगी, अदरवाइज फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। ईज एंट्री एंड एग्जिट, आसानी से कोई नई फर्म आ सकती है, मार्केट छोड़ के जा सकती है। एक सवाल मैंने छुड़वा दिया था आपसे टाइम के लिहाज से, याद है? टाइम स्केल का क्वेश्चन था, मैंने कहा बाद में करेंगे, अब वो करने लगे हैं। टाइम के लिहाज से ना कितनी शक्लें होती हैं, मैं बारी बारी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम के लिहाज से कितनी शक्लें होती हैं? 3 शक्लें होती हैं। एक होती है मोमेंट्री, ये 3 कर्व्स मैंने बना दिए हैं। पहली मोमेंट्री है, दूसरी शॉर्ट रन है, तीसरी लॉन्ग पीरियड है। इन सब में एक बात याद रखनी है, इधर क्यू आएगा, क्यू आएगा, इधर पी आएगा, क्योंकि क्यू और पी के दरमियान ही तो डायग्राम बनती है ऑन की सप्लाई। आप जरा देखें, मोमेंट्री मार्केट कौन सी होती है? डेली बेसिस की मार्केट, उसको मोमेंट्री मार्केट कहा जाता है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी देखनी है आपने ध्यान से। इसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, इसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता। इसकी जो सप्लाई होती है शॉर्ट रन पीरियड, वो ऐसे होती है स्टीपर, सॉरी ये डिमांड की बन गई है, स्टीपर होगी, स्टीपर होगी, ये स्टीपर है क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है। और ये वाली फ्लैटर होगी, ये वाली फ्लैटर होगी, तो इसको हम कह देंगे ये कौन सी कर्व है फिर? ये जो फ्लैटर कर्व है ये आपके पास कौन सा होगा फिर? लॉन्ग पीरियड सप्लाई। तो इसको हम कहते हैं मोमेंट्री मार्केट, ठीक है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड सप्लाई, और इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड सप्लाई। मोमेंट्री मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर सप्लाई डेली बेसिस पर फिक्स होती है, जो मार्क नहीं करवाई वो नहीं करनी, जो मार्क नहीं करवाई वो नहीं करनी। मोमेंट्री मार्केट में आप डेली बेसिस पर जो मार्केट होती है उसकी जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। ये चीज़ें एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई इज इन इलास्टिक, सप्लाई इज मोर इलास्टिक। बस ये 3 बातों, 3 डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। अब उसने भला क्या किया हुआ है? उसने इन तीनों को एक ही डायग्राम पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसने इन तीनों को एक ही डायग्राम पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखने हैं आपने जरा ध्यान से, उसने डायग्राम कौन सी बनाई है? उसने ये डायग्राम बना दिया है, ये क्यू है, ये प्राइस है। पहली उसने डायग्राम प्लॉट किया है मोमेंट्री मार्केट की, प्लॉट किया है शॉर्ट पीरियड की, वो आपको पता है कौन सी होती है, प्लॉट की है वो डायग्राम कौन सी मार्केट की? लॉन्ग पीरियड सप्लाई। ये आपको पता है ये फ्लैटर होती है और ये एक ही पॉइंट पर आपस में जो है वो कट करती हैं अगर एक ही डायग्राम बने तो ये लॉन्ग पीरियड सप्लाई है, ये शॉर्ट पीरियड सप्लाई है, ये मोमेंट्री मोमेंट्री पीरियड सप्लाई है। तो अगर एक ही डायग्राम पे बनानी है तो फिर इस तरह बनेगी, अगर अलग अलग बनानी है तो आपके सामने है। क्यों लिया हुआ है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अलग अलग बनाना चाह रहे हैं
तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर QS ही लेंगे, यहाँ पर QS होगा, इधर QS होगा, इधर QS होगा। लेकिन जब हम इकट्ठी बनाएंगे ना, अगर तो इसमें डायग्राम नहीं बनाई, डिमांड की डायग्राम नहीं बनी, तो फिर तो हम कह देंगे खाली QS आ सकता है। लेकिन आप देखें मैंने अभी तक क्यों नहीं बनाया, उसने डिमांड भी बनाई हुई है, उसने डिमांड भी बनाई हुई है। तो उसने खिचड़ी सी पकाई थी, इसलिए मैं बारी बारी डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। पहले मैंने इंडिविजुअल बताई है, फिर मैंने इकट्ठी बताई है, उसने जो बुक में बनाई हुई है ना, उसमें उसने डिमांड कर्व भी बता दिया। आपके सामने मैं वो भी बना देता हूँ। फिर ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, तो इसलिए इकट्ठी मैं डायग्राम समझा देता, बुक से समझ नहीं आया, मैंने बारी बारी खुद बनाई है कि पहले मार्केट पीरियड सप्लाई क्या होती है, शॉर्ट पीरियड सप्लाई क्या होती है, लॉन्ग पीरियड सप्लाई क्या होती है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने बुक में डायग्राम बना के बताया हुआ कि यार अगर डिमांड बढ़ जाती है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक्सटेंसिव केस बना हुआ था बुक में, तो पता ही नहीं चलता कि डिमांड कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही। तो इसलिए आप लोगों ने डिमांड के बगैर ही बनानी है, क्योंकि पेपर में भी जब ये पूछा होता है ना, तो डिमांड के बगैर ही उसने पूछा होता है। पेपर में भी जब उसने पूछा होगा तो डिमांड के बगैर ही पूछा होगा, डिमांड बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक डिमांड कर्व आपने नहीं बनाना। ठीक है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे रेस कर देता हूँ। ये आपने सिर्फ ये 3 बतानी है। मोमेंटरी कौन सी होती है, इसको डे टू डे बेसिस मार्केट भी कहा जाता है। शॉर्ट रन होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे किसी हद तक आप अपनी सप्लाई को चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिमांड नहीं ना बनी, तो यहाँ पर आप QS लिख सकते हो। अगर डिमांड बनानी है फिर नहीं लिख सकते। और लॉन्ग पीरियड होता है, जितनी भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उनकी जो सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, वो हॉरिजॉन्टल वो होती है, फ्लैटर। टाइम वाले जो पिछले पॉइंट थे वो रहने दें, यहां से कर लें उसको। शॉर्ट पीरियड की डायग्राम, शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे कीमत में ज्यादा चेंज आता है। इसको मैं यहां से बताता हूँ, ये बनी हुई है इधर। ये कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, इनइलास्टिक होती है ना। ये देखें, ये इनइलास्टिक की डायग्राम उसने बनाई होगी एक इधर, सप्लाई के लिहाज से। ये देखें, इनइलास्टिक का मतलब क्या है, कीमत में ज्यादा चेंज आया और सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आया। यही तो हमने पढ़ा था कि प्राइस में ज्यादा चेंज आए और क्वांटिटी सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आए, क्योंकि सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है ना। तो इसलिए देखें, ये ज्यादा चेंज आ रहा है, ये कम चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी सप्लाई है, इनइलास्टिक सप्लाई है। तो यही चीज मैंने बगैर लेबल के बना दिया, बस बगैर लेबल के हम लोगों ने बस ये चीज बना ली है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है, यहाँ तक देख लें। कोई मसला है तो पूछ लें, किसी चीज की कंफ्यूजन है तो बता दें। ये टॉपिक एक रह गया था। मकसद है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि साथ साथ हम ये भी क्लियर करते जाएं कि जो हमने पढ़ा है उसके साथ हमने बुक से कहाँ पे कंप्लीट किया है, बुक से कहाँ पे कंप्लीट किया है। अब ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो हमने करने लगे हैं, डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड। डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें अक्सर ना MCQs आ जाता है, इसमें अक्सर MCQs आ जाता है पेपर में। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है वॉलेटाइल प्राइस चेंज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद रहे, क्योंकि MCQs में 2 मरतबा उसने पूछा हुआ है। MCQs में 2 मरतबा उसने पूछा हुआ है डायनामिक का मतलब होता क्या है। जी बेटा, एक दफा मैं 3 कंप्लीट करवा दूं फिर बताता हूँ बुक से करना क्या क्या है। एक दफा हम 3 कंप्लीट कर लेना, फिर बुक से बताता हूँ, फिर उसके बाद एंड पे जाएंगे पास पेपर की उसकी न्यूमेरिकल पर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं डायनामिक का मतलब होता क्या है। डायनामिक का मतलब होता है वॉलेटाइल प्राइस चेंज। वॉलेटाइल का मतलब होता है फौरी तौर पर कीमत में तब्दीली आ जाए और इसकी वजह से आपकी डिमांड सप्लाई दोनों में चेंज आ सकता है, उसको कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं पानी खड़ा हुआ है उसको कहते हैं स्टैटिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, फ्लो, पानी चल रहा है। इसी तरह कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो ये डायनामिक है। कीमतें एक जगह पर खड़ी हुई हैं तो उसको हम कह देंगे वो स्टैटिक है। पिछले जितनी भी डायग्राम थी वो स्टैटिक थी, एक इक्विलिब्रियम था। अब हम डायनामिक पढ़ने लगे हैं। डायनामिक में क्या होगा, वो कहता है
अगर मिल्क मार्केट की बात कर रहा है वो ए पार्ट है, मैंने कहा ये एमसीक्यूज के लिए बस एक दफा आपने खुद थॉरोली पढ़ना है, स्टडी करना है खुद सारा पैराग्राफ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस। इसमें से एमसीक्यूज आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो कहता है कि जी डिमांड आपकी जब बढ़ती है, जैसे सॉरी मिल्क मार्केट की बात करता है, तो मिल्क मार्केट में वो कहता है कि जो डिमांड है वो क्या है, मैं लिख दूं इधर, डिमांड जो है वो इलास्टिक है और जो सप्लाई है वो भी इलास्टिक है। ये आम डायग्राम उसने बनाई हुई है, लेकिन वो इसमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई होती है ना, जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक होती है, डिमांड का उसने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने वैसे जर्नल बता दिया है, डायग्राम सिर्फ इस लिहाज से बनी हुई है कि डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं, इस केस में सप्लाई इलास्टिक है। अगर सप्लाई इलास्टिक होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, देखें पहला पॉइंट ये था इक्विलिब्रियम 1, ये इक्विलिब्रियम 2, तो डिमांड बढ़ने से नया इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो थोड़ी सी कीमत चेंज होने की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में चेंज आए, इसी को तो कहते हैं इलास्टिक। ये डेफिनेशन नहीं पड़ी थी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा मगर सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, इसी को तो कहते हैं इलास्टिक। यही बात उसने प्रूव की हुई है डायग्राम से। तो बहरहाल यही लॉजिक आपने पढ़ा भी हुआ है पहले। अभी क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करते हैं बेटा। फिर एक दूसरी उसने मार्केट की बात की हुई है, उसने एक दूसरी मार्केट के हवाले से बात की हुई है, कॉर्न मार्केट। अब ये कॉर्न मार्केट में क्या होगा, कॉर्न मार्केट में उसने कहा हुआ है जो आपकी डिमांड है डिमांड वो भी इन इलास्टिक है, जो सप्लाई है वो भी इन इलास्टिक है। तो कहता है कीमत में इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा और सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसको ऐसे कर लें, ओ सॉरी सप्लाई में एरो मैंने उल्टी बना दिया है, सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आएगा, इसी तरह प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा, इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक है। ठीक है, तो ये वो डायग्राम बनी हुई है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इसको हम कह देंगे वो कौन सी है, इन इलास्टिक है। बस ये लॉजिक याद रखना है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपने खुद ही पढ़ना है एक दफ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। बफर स्टॉक स्कीम और कॉबवेब थ्योरी, इन दोनों में से एक चीज पेपर में आ जानी है। आप ये दोनों समझ लें होती क्या है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। बफर स्टॉक स्कीम क्या होती है, बफर स्टॉक स्कीम क्या होती है, अमैयर, ये इसने पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, अमैयर अमैयर that uses the commodity storage of purpose stabilizing prices in market। गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कीमतों में उतार चढ़ाव ना आए, गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कीमतों में उतार चढ़ाव ना आए। अब ये पहली तो लॉजिक समझ लें कि बफर स्टॉक स्कीम कहाँ पर अप्लाई की जाती है, एग्रीकल्चर मार्केट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ज़राअत में क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में ये होता है कि जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, बफर स्टॉक स्कीम की बात करें, ज़राअत में जब भी कोई नई नई चीज़ आती है ना, जैसे गंदम की फसल अभी काटी है हम लोगों ने, तो फौरी तौर पर लोग इसको बेचना चाहते हैं क्योंकि इसको हम स्टोर कर नहीं सकते। हमारा किसान ना बड़ा गरीब है, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, उसके पास गोदाम नहीं है, वो स्टोर नहीं कर सकता, वो बस आकर बेचने की करता है। अब होता क्या है, यहाँ पर जितने भी हमारे जो आड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं गुडौन, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, वो गोदामों में भर लेते हैं, सामान भर लेते हैं। वही सामान 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद वो ज्यादा महंगा करके बेचते हैं। जैसे उन्होंने किसान से खरीदा था 4,000 की एक बोरी खरीदी है चावल की, लेकिन वो 6-7 महीनों बाद वही चावल की बोरी जो उन्होंने 4,000 की खरीदी थी वो 7,000 में बेचेंगे। इसका मतलब है 3,000 का मुनाफा खुद लेकर जा रहे हैं। अब यही 7,000 अगर
किसान को दिया होता तो किसान के हालात बेहतर हो जाते। अब बीच में एजेंट फायदा उठा गया, प्रोड्यूसर भी रो रहा है, किसान भी रो रहा है कि यार मुझे सही पैसे नहीं मिले, और कंज्यूमर भी रो रहा है कि जी मुझे महंगी चीज मिली है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहते हैं ये तो एजेंट फायदा उठा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है, गवर्नमेंट अपनी कीमत अनाउंस करती है। गवर्नमेंट अपनी नई कीमत अनाउंस करती है। अब जो गवर्नमेंट कीमत अनाउंस करेगी वो हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर अनाउंस करेगी। गवर्नमेंट जब भी कीमत अनाउंस करेगी तो हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर अनाउंस करेगी। तो देखें ये गवर्नमेंट ने ऊपर कीमत अनाउंस कर दी, इसको मिनिमम प्राइस कहते हैं। तो मिनिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है, मिनिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है। तो देख लें इक्विलिब्रियम से ऊपर है कीमत तो ये मिनिमम प्राइस है। अब गवर्नमेंट फिर करती क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि जी लोग कहते हैं कि जी हमने तो इतनी महंगी चीज नहीं खरीदनी, हम तो अच्छी भली किसान से खरीद रहे थे 4,000 की, अब हमने महंगी नहीं खरीदनी, हम क्यों खरीदें। गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट 6,000 के हिसाब से खुद खरीद लेती है किसान से। 7,000 के हिसाब से खरीद सकती थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने थोड़ा सा बेनिफिट पहुंचाने के लिए ना 6,000 के हिसाब से खुद चीज खरीद लिया। एक चावल की बोरी 6,000 के हिसाब से उसने खरीद लिया। इस तरह की लाखों बोरियां होंगी। अब लेकिन लोगों को प्रोवाइड करेगी वो 4,000 के हिसाब से, लोगों को प्रोवाइड कितना करेगी 4,000 के हिसाब से। इसका मतलब है ये जो 2,000 का लॉस हो रहा है ये किसका हो रहा है, ये हो रहा है गवर्नमेंट का। ये किसका लॉस है, गवर्नमेंट का। लेकिन इससे दोनों खुशहाल हो गए हैं, देखें जरा, किसान भी खुशहाल हो गया, फार्मर भी, कि यार ठीक है मुझे 6,000 मिल गया। कंज्यूमर का भी फायदा हो गया, वो कह रहा है चलो यार मुझे 4,000 में चीज मिल गई है। लेकिन नुकसान किसका हुआ, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का मकसद यही होता है लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, इसको कहते हैं बफर स्टॉक स्कीम। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती थी, पेट्रोल सस्ता महंगा खरीदती थी। 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा और लोगों को 90 रुपए का दे रही होती थी। 100 रुपए का खुद खरीद कर लोगों को 90 रुपए का देना है, तो वो जो 10 रुपए का नुकसान था गवर्नमेंट वो खुद बर्दाश्त करती है। इस तरह की स्कीम अगर एग्रीकल्चर में अप्लाई की जाए तो उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक स्कीम। सेक्रीफाइस कह सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद सेक्रीफाइस कर रही है। तो जितनी बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद ही यही होता है लोगों की वेलफेयर करना। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट या जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट डिफरेंट है। पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट है उनका मकसद होता है लोगों की भलाई करना, लोगों की वेलफेयर करना। तो खैर इस तरह के काम करती है गवर्नमेंट, तो हम कहेंगे बफर स्टॉक स्कीम है। अब ये सारा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एज इट इज लिखना है ये सारे पॉइंट्स। पहले डेफिनेशन लिख दें, डायग्राम बना दें, नीचे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। फिर वो कहता है बताओ नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कहता है डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल के साथ ही आते हैं। डिसएडवांटेज, ये पहला नुकसान, द मेन डिसएडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिसी इज द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक्सेस स्टॉक। ये इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, परचेजिंग एक्सेस स्टॉक अबव द मार्केट प्राइस। आपको पता है इक्विलिब्रियम से ऊपर हमेशा सरप्लस होती है, इक्विलिब्रियम से ऊपर हमेशा सरप्लस होती है। तो गवर्नमेंट ने सरप्लस खरीदी है, गवर्नमेंट ने सरप्लस खरीदी है और वो भी महंगे रेट में। इसका मतलब है गवर्नमेंट का नुकसान हुआ ना, ठीक है। पहला नुकसान गवर्नमेंट के, सारे नुकसान गवर्नमेंट के ही होंगे। दूसरा पॉइंट, इट कैन आल्सो इनकरेज ओवर प्रोडक्शन। अब जब किसान को पता चल गया है, अब जब किसान को पता चल गया यार मैं जो मर्जी प्रोड्यूस कर लूँ, गवर्नमेंट ने तो मुझे फायदा देना ही देना है, गवर्नमेंट ने खरीद ही लेनी है, वो जानबूझकर बहुत ज्यादा फसल प्रोड्यूस कर लेगा, वो जानबूझकर बहुत ज्यादा फसल प्रोड्यूस कर लेगा कि खैर है यार मेरा नुकसान तो नहीं ना हो रहा, हम जैसे सेल्फिश बन जाए, तो यार खैर है साਡਾ नुकसान तो नहीं ना, गवर्नमेंट का ही नुकसान है, कोई गल नहीं। तो इसलिए फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। तो कहते हैं जैसे रियाया होती है वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं। तो हम लोग भी तो जहां पर मौका मिले वहां पे छुरी फेर देते हैं ना। इस वजह से ओवर प्रोडक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने अब ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करना छोड़ दी है, लेकिन अभी भी कुछ ममालिक में ऐसे किया जाता है। तीसरा पॉइंट, देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टोरेज कॉस्ट। जाहिर बात है गवर्नमेंट खरीदेगी तो गवर्नमेंट इतना सारा सामान कहाँ पे रखेगी, गवर्नमेंट इतना सारा सामान कहाँ पे रखेगी,
गवर्नमेंट कोई गोदाम लेगी, गोदाम के लिए कोई रखवाले भी होंगे, सर्वेंट्स भी होंगे जो उसकी देखभाल करेंगे, उनकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहले ही उसने महंगी खरीदी है, महंगी खरीदने के बावजूद वो उसकी जो जिसको आप कहते हैं सेविंग कॉस्ट है वो भी खुद बर्दाश्त कर रही है, उसके हिफाजत का खर्चा भी बर्दाश्त कर रही है, हिफाजत के लिए जो लोग रखे हुए हैं उनको पैसे भी दे रही है, पहले ही महंगी खरीदी है, मजीद खर्चे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है डबल लॉस हो गया ना गवर्नमेंट का। तो ये नुकसान होता है गवर्नमेंट का बफर स्टॉक स्कीम में। बेसिकली ये मुशारिफ, जैसे ही गवर्नमेंट खरीदना शुरू करेगी ना, तो गवर्नमेंट उस वक्त खरीदना शुरू करती है जब फसल नई नई आती है मार्केट में, वो वेट नहीं करेगी, वो वेट नहीं करेगी, तो जैसे ही फसल आएगी मार्केट में तब भी गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेगी। ठीक हो गया बेटा? तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ बफर स्टॉक स्कीम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही लिखना है आपने, जितना मैंने हाईलाइट और टिक किया है सिर्फ उतना ही लिखना है आपने पेपर में। कॉबवेब थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ अगर मैं एक और वी लगा दूं तो अच्छी बात है। ये पिछले 3 साल से नहीं आई, 3 साल के 3 अटेम्प्ट से नहीं आई, तो कॉबवेब थ्योरी के आने के चांसेस पेपर में ज्यादा है। अब लिखना क्या आपने, आपने जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वो लिखना है। ये 2 लाइनें कि डायनामिक मूवमेंट होती है, डायनामिक मूवमेंट, पहली एक लाइन ये लिख देनी है, ठीक है, कि इसमें डायनामिक मूवमेंट होती है सप्लाई और डिमांड की, उस वजह से हम ये थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंड पर तीसरी लाइन एक ये लिख देनी है, कॉबवेब थ्योरी। बल्कि फिर अगर ये लाइन लिखनी है ना तो पहली लाइन काट दें बेशक, इन दोनों में से कोई एक लाइन लिख दें, या तो ये वाली लाइन काट दें, ये बस ये 2 लाइनें लिखना है, क्योंकि जितना कम लिखें उतना बेहतर है। सफा पार्ट 2, जितना कम लिखेंगे उतना इसमें इफेक्टिव रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा डायग्राम। डायग्राम मैं आपको खुद बताता हूँ, यहाँ से ये सप्लाई फोर्स है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। होगा क्या, होगा क्या, पहले साल फसल प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है इस पॉइंट से, ठीक है। बेसिकली ये शुरुआत होती ऊपर से क्यों हुई, इक्विलिब्रियम से क्यों नहीं हुई। एग्रीकल्चर मार्केट में ना जो क्वांटिटी डिमांड है वो फंक्शन होती है करंट प्राइस का, और जो एग्रीगेट सप्लाई है ना वो फंक्शन होती है पिछले साल की कीमतों का। ये क्या लॉजिक हुआ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, रिलेशन तो आपको पता है। ये सिर्फ कहाँ पर होता है, ये सिर्फ कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर मार्केट में होता है बस, और कहीं पे भी नहीं होगा। ये कहाँ पर होता है, ओनली ना लिखें, वैसे मैं कह देता हूँ आमतौर पर ये एग्रीकल्चर मार्केट में होता है। अब ये बात मेरी समझ लें, इस वक्त मार्केट में गंदम आई है, मार्केट में इस वक्त गंदम आई है, आज हम खरीद रहे हैं, आज हम खरीद रहे हैं ना, तो इसका मतलब है अगर 2021 में जो चीज़ डिमांड की जा रही है वो आज की कीमत है ना, 2021 की कीमत है, इसका मतलब है ये फसल शायद अगर किसी का देहात से ताल्लुक है तो ये फसल अभी आनी है, ये फसल अभी आएगी, मार्च अप्रैल मई में जाकर ये फसल आएगी। इसका मतलब है 2021 में ये जो सप्लाई आएगी, ये जो फसल आएगी, ये इन्होंने उगाई कब होगी, ये इन्होंने उगाई कब होगी, पिछले साल। इसमें ना एक साल का डिफरेंस होता है, फौरी तौर पर फसल उगाएं, जादू की छड़ी फेरें और आपके पास गंदम आ जाए, ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, एक साल का टाइम लगता है, कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, तो साल के साल फसल आती है। इसका मतलब है जो सप्लाई आई है ये किस पर बेस करती है, पिछले साल की कीमतों पर। देखो एक साल का गैप नहीं आ गया बीच में, तो सप्लाई में एक साल का गैप होता है, सप्लाई में एक साल का गैप होता है। इस साल अगर आपको पता है, आप न्यूज़ सुनते हैं, तो इस साल गंदम की शॉर्टेज है, हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, हमने इंपोर्ट की है। अब हमने इंपोर्ट कर ली,
जाहिर बात है इस साल भी तो फसल बोई जाएगी ना, अभी मई जून में जाके। अभी इस साल हम फसल तैयार करने जा रहे हैं, उगाने जा रहे हैं, क्या सोचेंगे यार इस साल ना फसल की शॉर्टेज हो गई है, ओए होए अगले साल हमने ज्यादा फसल प्रोड्यूस करनी है। एक किसान सोचेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे किसान यही सोचेंगे हमने फसल ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, अगले साल सरप्लस हो जाएगी। अगले साल जब सरप्लस हो जाएगी, उनको कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, लोग क्या सोचेंगे, किसान क्या सोचेंगे? किसान सोचेंगे यार इस दफा हम सारों ने ज्यादा प्रोड्यूस कर ली थी, चलो मैं इस साल कम प्रोड्यूस करूंगा। एक बंदा कम प्रोड्यूस करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर सारी शॉर्टेज हो गई। सरप्लस, शॉर्टेज, सरप्लस, शॉर्टेज, सरप्लस, शॉर्टेज। इस तरह कीमत कभी भी इक्विलिब्रियम पर आती नहीं है। इस तरह कभी इक्विलिब्रियम पर कीमत आएगी नहीं, तो हम सरप्लस शॉर्टेज ही खेलते रहेंगे आपस में। तो करते कराते हम इर्द गिर्द घूमते जाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉबवेब थ्योरी। ये देखें, मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करता हूं। जी बेटा, अब ये देखें, P1 का मतलब क्या है, पहले साल सरप्लस हुआ। P2 कहां पर है, शॉर्टेज, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम था ना। ये देखो, एक मिनट, ये रेड कलर से लिखते हैं। ये देखें, ये इक्विलिब्रियम था, एक साल सरप्लस हुआ, दूसरे साल शॉर्टेज हो गया, फिर सरप्लस होगा, फिर इधर आके अगर मैं बना दूंगा तो वो शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस तरह कीमत इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। कीमत जो है वो इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। जब कीमत इर्द गिर्द घूमती जा रही है, जब कीमत इर्द गिर्द ही घूमती जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी में जो है वो शॉर्टेज हो रही है। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अब ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो मैंने रेड कलर से, ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना। पहले मैं क्वेश्चन देख लूँ आप लोगों ने क्या पूछे हैं। हाँ, डायग्राम सेम टू सेम लेबल करनी है, डायग्राम की लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देख लें आप, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये असल डायग्राम ऐसी बनेगी, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था, असल डायग्राम ये बनेगी। आप इर्द गिर्द ही मूव करते जा रहे हो। अब ये डायरेक्शन देखो किस तरह बन रही है, डायरेक्शन देखो किस तरह बन रही है, ऐसे नहीं बन रही। इसको कहते हैं, ये कॉबवेब थ्योरी है। ठीक है, इसके एरो बन सकते हैं ऐसे, एरोस ने बनाए हुए हैं वैसे तो। इसको कहते हैं कॉबवेब थ्योरी। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केट में होती है। अब देख लें लिखना क्या क्या है। डेफिनेशन, डायग्राम, ये बेटा आसान हो ले, इतनी देर ये स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा बेटा, इसमें ना बिल्कुल पूरी डायग्राम पर रट्टा मारना जरूरी नहीं है। डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे ना,
तो डायग्राम खुद ही समझ आ जाएगी। मैं रट्टा मारने का मतलब ये समझ रहा हूँ कि पूरी डायग्राम का मतलब ये है एक्स एक्सिस पर क्या आना है, वाई एक्सिस पर क्या आना है। बस एक दफा प्रैक्टिस कर लें तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। रट्टा तो डेफिनेशंस को मारना पड़ेगा, वरना आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा आपको डेफिनेशंस को मारना पड़ेगा, बाकी चीजों का रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है कि दोनों चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मार्केट। और यहाँ पर मैंने ना अच्छा एक बात और सुन लें, कभी भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देते सवाल में, आई कैप के पेपर में कभी भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देते, ना ही कभी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं। लिख देते हैं, इसको आप इफ्तिताई अल्फाज कहते हैं, जैसे मैंने भी हाईलाइट कर दिया ऊपर वाली बातें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन लिखना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ इंट्रोडक्शन है। आई कैप के पेपर में इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखोगे तो वो वैसे ही सारा सवाल काट देगा, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाओगे तो वैसे ही सवाल काट देगा। तो ना तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, ना एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है आपने। ठीक हो गया बेटा? तो ये जो हाईलाइट कर दिया लिखना है, यहाँ पर जाके थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ये आप लोग लिख लोगे खुद ही अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर लेना। उसने ना काउ की एग्जांपल ली हुई है, हालांकि ऐसा नहीं होता, हम वीट की एग्जांपल लेते हैं, वीट की एग्जांपल ले लें या राइस की एग्जांपल ले लें। वीट की एग्जांपल ले लें या राइस की एग्जांपल ले लें, तो ये उसने अपनी तरफ से कह ली हुई है। बफर स्टॉक की हाईलाइट्स, बफर स्टॉक, डेफिनेशन, डायग्राम और डिसएडवांटेज, बस तीन चीजें हैं, डेफिनेशन, डायग्राम और उसके डिसएडवांटेज, और कुछ भी नहीं करना हमने। एक्सप्लेनेशन देख लें, एक्सप्लेनेशन बस देख लीजिएगा, उसने की पॉइंट्स में लिखी हुई एक्सप्लेनेशन। अब मैं एक दफा पूरा स्केच बनाने लगा हूं, पूरा मैं एक दफा, ये खत्म हो गया, आगे चैप्टर 4 शुरू होता है, मैं एक दफा पूरा स्केच बनाने लगा हूं पूरे सवाल का। बल्कि एक नए पेज पे बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस किया, बल्कि पहले आप यूं लिख लें, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद डिग्रीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, टाइप्स तीन पढ़ी हम लोगों ने, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस को कहते हैं E/A/B। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट्स कह दें या फैक्टर्स कह दें, किसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फिर हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट और यूजफुलनेस एक ही बात होती है, फैक्टर और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें और क्या डिस्कस किया था, बस इसमें ये तीन बातें थी, इसमें ये तीन बातें थी। फिर हम आगे दूसरे पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, इसकी डिग्रीज होती तो नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल अगर डिग्रीज भी देखनी है तो देख सकते हैं। इलास्टिसिटी की डिग्रीज भी वैसे ही हैं, ई एस, इसको ई एस कहते हैं,
इसकी टाइप्स कोई नहीं होती, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा? परसेंटेज वाला, परसेंटेज मेथड। इसका बस एक ही फॉर्मूला है। फिर हम लोगों ने इसके डिटरमिनेंट पढ़े। ई एस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटरमिनेंट्स हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हम आ गए, इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया वो जो था कॉर्न मार्केट, मिल्क मार्केट, वो बेशक रहने दें, एक दफा पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मार्केट्स विद इक्विलिब्रियम, वो नहीं पढ़ती, मिल्क मार्केट, कॉर्न मार्केट, वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफा पढ़ लीजिएगा। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था बफर स्टॉक। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कॉबवेब थ्योरी। ये टोटल हमने स्केच डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 में। ये चैप्टर नंबर 3 का स्केच है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है पेपर में से। ठीक हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेटा जैसे जैसे डिमांड है ना, जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। जैसे डिमांड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सप्लाई में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस दो बातें उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया? क्लियर है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर कॉबवेब के पॉइंट्स बता दें। अच्छा देख लें बेटा, कॉबवेब में सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने देखी है उसकी डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे उसकी डायग्राम, सॉरी डायग्राम नहीं, दूसरी नंबर पे उसकी इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्योंकि डायग्राम तीसरे नंबर पे बनती है। इक्वेशंस, इक्वेशन कौन सी? क्यू डी किसके बराबर है? पी टी के। और क्यू एस किसके बराबर है? पॉजिटिव पी टी माइनस 1 के। फिर हम लोगों ने देखी है उसकी डायग्राम, डायग्राम के बाद हमने 2 से 3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो ये है कॉबवेब थ्योरी के पॉइंट्स, डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, फिर डायग्राम, 2 से 3 लाइनों की उसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ उसमें 2 चीजें ही हैं। मैं सेकंड चैप्टर की भी बात करते हैं अभी, सेकंड चैप्टर की भी बात करते हैं इंशाल्लाह अभी। न्यूमेरिकल, हाँ जी न्यूमेरिकल करने लगे हैं। ये एक स्केच है बेटा इसका जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के वाले से, डिमांड के वाले से। अब उसके बाद हम आने लगे हैं, नेक्स्ट है इसके चैप्टर 2 में 2 चीजें थी सिर्फ। चैप्टर 2 में सिर्फ 2 चीजें थी। कौन कौन सी? एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसमें तो बल्कि मैंने हर एक की स्केचिंग कर दी थी। लॉ ऑफ डिमांड था, इसके 7 पॉइंट्स थे, मैंने नंबरिंग की हुई है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक अलग से किया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, क्या चेंज होता है। फिर हमने इसके डिटर्मिनेंट्स किए थे। अब ये डिटर्मिनेंट किसके थे?
लॉ ऑफ डिमांड की खिचड़ी ना पका देना, वो हमने थर्ड में भी डिटरमिनेंट किए हैं, मगर वो थे इलास्टिसिटी के डिटरमिनेंट्स। फिर हम लोगों ने किया लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की 5 चीजें थी, 5 पॉइंट्स थे, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस नहीं होती ना, इसमें ये पॉइंट होता है वाई सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, ये 2 चीजें निकल जाती हैं, तो लॉ ऑफ सप्लाई के 5 पॉइंट बनते हैं, डायग्राम टेबल शेबल सारी चीजें। फिर इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई। फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट किसके थे? लॉ ऑफ सप्लाई के। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो रह गई है, नीचे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ गुड। ये पेपर में हर दफा आती है। इनकम के लिहाज से वो हमने पढ़ा नहीं था, इंफीरियर गुड, सुपीरियर गुड, और वो सारी जो टाइप नॉर्मल गुड होती है, क्लब गुड होती हैं, फिर पब्लिक गुड्स होती हैं, वो गुड्स की टाइप, ये 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, 1 2 3। टोटल बेटा ये 3 थी जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं चैप्टर 2 के हवाले से। ठीक है, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन बेटा वो उन्हीं पॉइंट्स में आ जाती हैं। चैप्टर 3 के डिटरमिनेंट, बेटा डिटरमिनेंट ये अलग है, वो अलग है। जो चैप्टर 3 के डिटरमिनेंट है ना, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे वो थे डिटरमिनेंट लॉ ऑफ डिमांड के और लॉ ऑफ सप्लाई के, तो इन दोनों में फर्क है। सारा कुछ मिक्स हो गया है बेटा, इसको आपने पता क्या करना है, हर चैप्टर को अलग अलग कमरे में जाके पढ़ना है, फिर मिक्स नहीं होगा। चैप्टर 1 और 2 को अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कल इंशाल्लाह दोबारा पास पेपर के हवाले से। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, मैं ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, नमाज पढ़ लें जितने बच्चों ने पढ़ के आनी है, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि फिर हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के हवाले से। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, तो 4:16 हुए हैं बेटा, तो आप आ जाएं 4:25 पर आ जाएं, 4:25 पर आ जाएं, 35 मिनट में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 मिनट की ब्रेक है, आ जाएं जल्दी, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
जी बेटा एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा न्यूमेरिकल वाली ही, वो फिर उधर से ओपन करके आसानी हो जाएगी करवाना। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी बेटा ये न्यूमेरिकल्स अब देख लें बारी बारी। इसमें एक बात आपका की पॉइंट समझा देता हूँ मैं। जब भी कोई डाटा पढ़ना है ना, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि उसमें डाटा में इंफॉर्मेशन कितनी है। अगर इंफॉर्मेशन को आप कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे ना, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी उसने हवाले से पूछी हुई है। इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम ये काम कर लें, सबसे पहले इसका वो बना लें, एक ग्राफ सा बना लें जिसमें एक कॉलम हो प्राइस का, एक कॉलम हो क्वांटिटी डिमांड का, क्योंकि डिमांड इलास्टिसिटी है ना। अच्छा वो कहता है कि जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ₹10 to 11, इधर 10 है इधर 11 है। कहता है कॉजेज अ डिक्रीज इन इट्स डिमांड फ्रॉम, अब डिमांड हमेशा यूनिट्स में होती है, तो ये 2.5 मिलियन, मिलियन में लिखने की जरूरत नहीं, 2.5 ही रहने दें, टू 1.9। ठीक है। अब मैंने ये कहा था अगर ये सवाल सब, क्योंकि मैंने ये असाइनमेंट बना के दी हुई है जिसमें एमसीक्यूज भी मिक्स हैं और जिसमें न्यूमेरिकल भी मिक्स हैं। अब आपको मैंने क्या कहा था, कौन सा अगर ये सब्जेक्टिव पेपर में सवाल आ जाए तो कौन सा प्रेफरेबल होता है मेथड? जी बेटा एक बच्चे ने, दो बच्चों ने रिप्लाई किया है। अगर ये न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में सब्जेक्टिव में तो कौन सा बेस्ट है? ठीक हो गया, परसेंटेज बेस्ट है, बाकी बच्चों को मैं बता दूं। नहीं नहीं, परसेंटेज एंड पॉइंट। हाँ जी, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर में सवाल आ जाता है तो दोनों तरीकों से कर दें, परसेंटेज से भी कर दें और पॉइंट मेथड से भी कर देंगे, जिस मर्जी से चेक कर ले, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फिर कौन सा प्रेफरेबल होता है? बिलाल आर्क मेथड नहीं होता बेटा, पॉइंट मेथड होता है। अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर ये पॉइंट मेथड प्रेफरेबल होता है। अब देख लें बारी बारी हम सॉल्व करने लगे हैं। उसने कुछ नहीं बताया,
कुछ नहीं मेंशन किया इस सवाल में, और ये सब्जेक्टिव का सवाल आया था पेपर में, और कहता था कि जी आप इसको सॉल्व कर लें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज मेथड लगाना पड़ेगा। तो परसेंटेज मेथड के साथ आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड के साथ आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, इसमें PED, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, आप लोगों ने इसमें कैलकुलेट करनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अगली स्टेटमेंट। एक मिनट बस, मैं इसको नेक्स्ट देख लें। नीचे ना उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो दो पॉइंट्स बने बनाए दिए हुए हैं। कहता पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। जितने भी पॉइंट्स बने बनाए दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के लिहाज से, इन्हीं पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव आप इसको सॉल्व कर लें। इन्हीं पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव आप इसको सॉल्व कर लें। अब कैसे करना है, ए और बी, जाहिर बात है चेंज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। चेंज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है। अब जो दो पॉइंट्स हैं पहले ए और बी, ये क्वांटिटी, ये और ये दो क्वांटिटी आ गई, तो डिमांड आ गई। तो बारी बारी पे दूसरे में क्या कहता है, डिमांड फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, सॉरी पहले बी टू सी था, पहले इसने बी टू सी के हवाले से डिस्कस किया हुआ है, बी टू सी, डी से ई, फिर कहता है जी टू एच। अब गलती ये है, जी नहीं है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर आपने ये लिखना था एफ टू जी, इसको करेक्ट कर लें, एफ टू जी। एक बच्चे ने पूछा था, मैंने बताया भी था, एफ टू जी हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास कुछ आ जाएंगे इलास्टिक, कुछ इन इलास्टिक, जो भी आंसर आएगा उसके रिस्पेक्टिव हम सॉल्व कर लेंगे। आदिल, सब्जेक्टिव में मैंने कहा है आपने दोनों सॉल्व करने हैं, पॉइंट भी और परसेंटेज भी, पेपर में 5, 6, 7 नंबर के सवाल के लिए। हाँ, रीजन भी बतानी होती है आपने, रीजन भी इसकी आप लोगों ने जो है वो बतानी होती है। इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, नॉर्मल गुड है कि इन्फीरियर है, तो वो आपने उसकी रीजन भी मेंशन करनी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, कैल अब ये वही सेम सवाल है, बी टू सी, ये चार चीजें निकालें। ये सवाल यहां से जरा देख लें, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई के बारे से उसने बात की है, ऑफ अ कमोडिटी इज 0.6। इसका मतलब है उसने आंसर दे दिया, किसका, ई एस का आंसर उसने खुद बनाया दे दिया, -2.87। मैं इसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मेथड देख लें, आंसर मैं इसके प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसने ई एस का आंसर बनाया दे दिया, कितना है, 0.6। इफ प्राइस राइजेस बाय 50%, अगर उसकी कीमत जो है वो रेज कर गई है कितने परसेंट से, 50% से, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। तो वो आप लोगों ने सवाल किए हुए थे एक्स वाले, एक्स है और 50% उसमें इंक्रीज की बात करें तो 50% ऑफ एक्स है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल, क्योंकि मसला होता है डिमांड वाले सवालों में, मसला होता है डिमांड वाले सवालों में, सप्लाई वाले सवालों में कोई मसले वाली बात नहीं होती। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें तो सादा सादा सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें सीधा सा फॉर्मूला है, ये देखें, ई एस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस राइजेस बाय 50%, कीमत में कितना चेंज आया, 50% ना, तो ये चेंज उसने खुद ही बता दिया हुआ है 50% है। इसको एक्स रख लें, इसको 0.6 रख लें, तो आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आती है। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, क्योंकि डिमांड वाले सवाल में मसला होता है, ये वाले सवालों में मसला नहीं होता। ठीक हो गया। परसेंटेज, जी जी परसेंटेज लगेगा, परसेंटेज के साथ। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 0.3 आंसर आ रहा है, ठीक है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 2। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं,
ये सवाल है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है? 2। अ फर्म सप्लाइज 2000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्राइस। इसका मतलब है क्वांटिटी, सप्लाई और प्राइस। कॉलम बनेगा 2000 यूनिट्स हैं पहले जो सप्लाई कर रही है, एट इट्स प्राइस ऑफ ₹40, और उसकी प्राइस कितनी है? 40। क्या कहता है? एट व्हाट प्राइस, कीमत क्या होगी? प्राइस विल इट सप्लाई 2500 यूनिट्स। यहां से फॉर्मूला लगा लें। अब आप लोगों ने परसेंटेज फॉर्मूला लगाना है। अब आप लोगों ने इसमें परसेंटेज फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये सवाल न्यूमेरिकल है कि एमसीक्यूज है, क्योंकि मैंने तो इकट्ठे करके दिए हुए हैं। पास पेपर, क्वेश्चन बैंक, जहां जहां से सवाल आए हुए हैं, तो वो सारे सवाल मैंने इकट्ठे करके दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपने परसेंटेज के तरीके से लगा के देख लें, और परसेंटेज के हिसाब से भी आप फॉर्मूला जो है वो लगा के इसमें देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन देखें। A 15% rise in the price of commodity raises 15% rise, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है इट्स सप्लाई फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 345 यूनिट्स। ये डिमांड है कि सप्लाई है? सप्लाई है। 300 से 345 हो गए हैं। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है 15% राइज कर गई है, जाहिर बात है कीमत राइज कर गई है, ये एक्स होगा। तो 15% इंक्रीज करने का मतलब क्या है? 15% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर कोई इसकी अमाउंट एक्स है तो इसमें 15% का इजाफा हो गया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस 0.15, तो कितना बनेगा? 1.15x। तो ये 1.15x है। अब इसको पॉइंट के साथ कर लें, जैसे मर्जी कर लें, डिपेंड करता है ये सवाल किस तरह आया हुआ है। ठीक हो गया बेटा? तो ये परसेंटेज से भी हो जाएगा, ये पॉइंट मेथड से भी हो जाएगा, अगर हमें दोनों वैल्यूज का पता है तो। खुद प्राइस लेट कर लें, ये भी हो सकता है। खुद प्राइस लेट करके भी हो सकता है। 100 कर लें, 100 के हिसाब से 50% उसका इजाफा कर दें, तो फिर भी आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है द प्राइस इलास्टिसिटी। ये तो सीधा सा सवाल है, प्राइस दी हुई है। हाँ सॉरी, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी। ये सवाल की स्टेटमेंट ही गलत है। ये सवाल की स्टेटमेंट गलत है। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बजाय यहाँ पर डिमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पॉइंट इलास्टिसिटी सिर्फ डिमांड में होता है। पॉइंट इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ डिमांड में होता है। अब आपने पॉइंट इलास्टिसिटी के साथ सॉल्व करना है। क्या क्या चाहिए होता है आपको? पी है, अगर क्यू होगा तो पॉइंट लगाओगे ना, अगर क्यू होगा तो पॉइंट लगाओगे ना, क्यू डी होगा तो। अब पॉइंट कैसे लगेगा? टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ऐसे ही होता है ना। टोटल रेवेन्यू गिवन है कितना? 2500। प्राइस भी गिवन है 50। यहां से क्यू निकाल लोगे, 50 को उधर जाके तकसीम करवा दो, कितना बनेगा? 2500 बटा 50, 0 0 से कट गया, 50 आ जाएगा। 2500 तकसीम 50, तो इसका मतलब है यहाँ पर 50 है। अगली वाली भी सॉल्व कर लें, 4200 तकसीम 60, 4200 तकसीम 60, 70, इधर 70 आ जाएगा। अब आप पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था पॉइंट इलास्टिसिटी लगाओ, जबकि सवाल में क्या दिया हुआ था? टोटल रेवेन्यू। तो पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इसमें होगा ना। ये पॉइंट नंबर, ये अलग सवाल था, ये 7 का एक पार्ट है, ये बी पार्ट है, यानी एक नया सवाल है। इसमें दोनों चीजें दी हुई हैं, प्राइस भी दी हुई है, क्वांटिटी भी दी हुई है। फॉर्मूला लगा के आप लोगों ने इसमें आंसर कैलकुलेट कर लेना है। हाँ बेटा, रिलेशन बेशक डायरेक्ट है, लेकिन इसने जब मेंशन कर दिया ना कि पॉइंट से करो, तो फिर हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आदिल कौन से सवाल की बात कर रहे हो बेटा? फॉर्मूले में लगा दें, कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? चलें आगे कोई आएगा, मैं उसमें इसी तरह का
सवाल आता है ना परसेंटेज वाला, तो मैं लगा दूंगा। ये बेसिकली पीपीसी का सवाल है, 8वां सवाल ना पीपीसी का आ गया है। ये जो छठा हमने सवाल किया ना परसेंटेज वाला, इस तरह का मैं आगे भी आता है ना, तो मैं इसमें कर देता हूँ आपको सॉल्व। ठीक है, you have 1000 at your pocket money. You can deposit this money in a bank and get rupees 1100 after an year. However, you have two other choices. आपके पॉकेट में 1000 है इस वक्त, अमीर बंदे आप लोग 1000 रखते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बैंक में रखवा दें और 1100 ले लें, या फिर अपने दोस्त को दे दें और उससे 1050 ले लें। कहता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बैंक में रखवाने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, 100 रुपया। दोस्त को देने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, 50 रुपया। बस ये उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल इधर डाल दिया हुआ। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा था सादे अल्फाज में कि अगर वो दोस्त को दे देगा तो 50 रुपये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अगर वो बैंक में रखवा देगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी 100 रुपया है। 100 रुपये का लॉस होगा ना अगर वो नहीं रखवा रहा बैंक में, और दोस्त को नहीं दे रहा तो उसको 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो दोस्त को देने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, 50 रुपये, और बैंक में रखवाने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, 100 रुपया। फाइंड द इलास्टिक डिमांड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये तो सीधा सीधा ही है, पी दिए हुए हैं, क्यू दिए हुए हैं, आंसर निकाल लें। अच्छा, बाकी इसमें ना मैं आपको एक बताता हूँ, ये सवाल देखें, ये पास पेपर का एक सवाल है। ये क्वेश्चन देखें, ये मैं सारा करवाता हूँ, ये मैं सारा आपको करवाता हूँ। ठीक है, अभी देख लें कैलकुलेशन आपके सामने, मैं साथ साथ कैलकुलेट करूंगा आपके साथ। ठीक है, देखें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज -1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, -1। ठीक है, ओके। आगे क्या कहते हैं, एट द प्राइस कंज्यूमर बाइज 600 यूनिट्स। कॉलम बना लें, कॉलम बना लें, पी का, क्यू डी का। प्राइस हमें पता है नहीं, किस पर है कीमत, 600। ये मुश्किल क्वेश्चन है, जिस तरह का पहले क्वेश्चन नहीं आया था परसेंटेज वाला, तो मैं उससे वाले से डिस्कस कर रहा हूँ। अब वो क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय। कितने यूनिट्स बाय करेगा, हाउ मैनी यूनिट्स कंज्यूमर बाय, किधर गया, ओके। इफ द प्राइस फॉल बाय 10%, बाय, फॉल बाय 10% का मतलब क्या है, अगर पहले कीमत x है तो बाद में कितनी होगी, x अगर पहली कीमत है तो बाद में 10% फॉल कर गई है ना, तो 10% का मतलब कितना होगा, 10% ऑफ x। तो हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो कितना आएगा, 1 माइनस 0.10, तो कितना आ गया 0. x कितना आ गया 0.9। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 0.9x। अब एक बच्चे ने कहा था सर इसको सॉल्व करके बता दें, बेटा देख लें, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परसेंटेज चेंज वाला, या इसमें आर्क मेथड लगा दें, क्योंकि आर्क का और परसेंटेज का आंसर सेम आता है ना, आर्क का और परसेंटेज का आंसर सेम आता है। तो आप आर्क मेथड लगा लें, परसेंटेज मेथड लगा लें, बात तो एक ही है। अगर आप देखें फॉर्मूला हमारा ये होता है Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1। लेकिन अब एतराज होगा आपको, अब ये आपको इतराज हो सकता है क्या, कि जी आपने तो कहा था प्रेफरेबल परसेंटेज है, तो फिर भी आप ये लगाए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का इतराज बनता है उनके लिए मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, उनके लिए हम परसेंटेज मेथड सॉल्व कर लेते हैं। बताने का मकसद है आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, तो आप देखें अगर परसेंटेज लगाना है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह के सवालों के लिए, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा वही लगा के बताता हूँ आपको, डिवाइडेड बाय एवरेज क्यू डिमांड। ठीक है, एवरेज क्यू डिमांड। नेक्स्ट आ जाते हैं, Q2 कितना था इसमें, वाई, Q1 कितना है इसमें 600। इसकी एवरेज ले लें, एवरेज ले लें कितनी बनेगी, इसकी एवरेज ले लें कितनी बनेगी, उनका बात
जी, इसकी एवरेज कितनी बनेगी? y प्लस 600 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम ये कह सकते हैं 600 प्लस y बटा 2। एवरेज ऐसे ही निकलती है ना? ठीक है, एक यहाँ से आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे प्राइस P2 माइनस P1 एवरेज निकालनी है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आ जाएगा 0.9x माइनस x डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज कितनी होती है? एवरेज कितनी होती है? ये हो जाएगी 0.9x प्लस x ओवर 2। अब हमने इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करना है, इसको और इसको फॉर्मूले में पुट करने लगे हैं। देखना ध्यान से आप लोगों ने, परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हम इनको पुट करने लगे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन QD, परसेंटेज चेंज इन P। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या आ रहा है? y माइनस 600 ओवर 600 प्लस y ओवर 2। ठीक है, अब जहरी बात है ये डिवाइड होना है ना, चलो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 0.9 x माइनस x ओवर 0.9x प्लस x ओवर 2। तो जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? y माइनस 600 ओवर 600 प्लस y ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 x प्लस x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 0.9x माइनस x। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, जिंदगी सुखी हो गई। अब देखें y माइनस 600 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 0.9x प्लस x ओवर 0.9x माइनस x। अब देखें सॉल्व करना आसान होता जा रहा है। y माइनस 600 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 600 प्लस y भी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ऊपर देख लें 0.9x, x और x सेम हो गए तो कितना आ जाएगा? 1.9x। ये देखें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 में से 0 पॉइंट गया तो माइनस 0.1x, तो x x से कट गया। 1.9 को डिवाइड करें माइनस 0.1 पे तो ये कितना आता है? 19 आता है। हाँ जी 19 आता है। ये वैसे की वैसे ही चल रही है वैल्यू y माइनस 600 प्लस y। और एक चीज़ तो हम भूल गए हैं, इसका आंसर लगाना, -1 -1 -1 -1 -1, क्योंकि इसने आंसर बताया हुआ था। यहाँ से सादे अल्फाज में y निकालना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ये 19 उधर जाकर क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं y माइनस 600 ओवर 600 प्लस y इज इक्वल टू -1 ओवर 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, y माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 19, 600 प्लस y, यहाँ से y निकल आएगा तो y निकालने कितना आएगा? 666.67। ये वो पूछ रहा था, छोटा सा सवाल है ना। एक मिनट, स्क्रीनशॉट करना है तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, स्क्रीन पे पूरा आ जाए। ये देख लें, आप स्क्रीनशॉट कर लें। हाँ सॉरी, ये -19 था, ये माइनस था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 ओवर 1। ठीक है ठीक है, तो ये देखना इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो जितना ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, यानी इन चारों में से मुश्किल सवाल ये वाला था, तो इसलिए मैंने इसकी सारी कैलकुलेशन करवा दी है। अगर आप कॉलम बना लेते हैं ना, फिर करना कोई मुश्किल नहीं रहता, फिर करना कोई मुश्किल इसमें नहीं रहेगा। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? स्क्रीनशॉट कर लिए, अगला सवाल करवाऊं?
663 है, 633 है, चलें पहले जो भी आ रहा है 633 करके कर लें। मेरे साथ 666 आ रहा है, बिलाल का भी यही आ रहा है आंसर। आदिल एक दफा दोबारा कैलकुलेशन कर लेना बेटा। 60 आता है, 666.67 आ रहा है। ठीक है, ओके जी बेटा, क्लियर है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये सवाल हमने अभी तक कोई नहीं किया ऐसा, इनकम इलास्टिसिटी वाला और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वाला। तो पहले ये देख लें, मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी वाला और एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वाला सवाल करवाता हूँ, ठीक है। प्राइस डिमांड, ओके, ये प्राइस है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। आपको 26 की जरा स्टेटमेंट पढ़ लें, 26 की स्टेटमेंट पढ़ लें। ये 27 इधर नहीं लिखा जाना, ये 27 इधर आना है, नंबर ये है 27 का 1 और 2 है। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अल्फा डिक्रीजेस फ्रॉम 300 टू 250। इधर अल्फा, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू उसने आपको एक मिनट बता दी हुई है। एक साइड पर पी होगा, एक साइड पर क्यू होगा, लेकिन पी कौन सा है ये ध्यान में रखना है। द क्वांटिटी डिमांडेड किसकी है, अल्फा की, ठीक है, और प्राइस किसकी है, बीटा की। ओके हो गया, वैल्यू नोट करें। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अल्फा डिक्रीजेस फ्रॉम 300 टू 300 से 250, और प्राइस कितनी है 50 से 55। अब इसमें एक बात याद रखनी है, जिसकी क्वांटिटी होती है ना वो चीज़ पहले लिखी जाती है। इसको यूं लिखेंगे, इलास्टिसिटी अल्फा स्लैश बीटा, अल्फा स्लैश बीटा, यानी अल्फा पहले आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी अल्फा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बीटा। अब इसमें मैयर कर लें तो सिर्फ फर्क ये पड़ेगा, डिमांड ऑफ अल्फा, डिमांड फॉर बीटा। इसका आंसर निकाल लें, इसका आंसर निकालें। अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो कम होगा कंप्लीमेंट्री, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ये होगा सब्स्टिट्यूटिव गुड्स। बस ये फर्क है इसमें, बस ये इसमें फ़र्क है। इस तरह इनकम इलास्टिसिटी में भी यही होगा। इनकम में भला क्या होता है, एक साइड पर क्वांटिटी डिमांड होती है और एक साइड पर पी नहीं आता, वाई आता है, इनकम इलास्टिसिटी आती है। और अगर ये पॉजिटिव हो जाए, फॉर्मूला तब भी यही लगता है, फॉर्मूला तब भी यही लगेगा, ई वाई का परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ओवर परसेंटेज चेंज इन वाई। तो फॉर्मूले में फ़र्क नहीं है, फॉर्मूले में फ़र्क नहीं है, फॉर्मूला इन दोनों का एक एक ही होता है। लेकिन जो क्या हमने इनके सवालों की प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से मैंने ये पॉसिमेंट्री, बिलाल मैंने देख ली थी वर्किंग आपकी, ठीक है वो आंसर। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है। अब बाकी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, उम्मीद तो है, क्योंकि वो परसेंटेज वालों में बंदा फंसता है, ठीक है। परसेंटेज वालों में इंक्रीज आ गया, डिक्रीज आ गया, तो बाकी प्रैक्टिस नहीं बेटा, सारी करनी है आपने, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है जो आपने करवाया। नहीं, आपने सारे सवाल खुद करने हैं, सारे सवाल खुद करने हैं। जो नहीं आएगा मुझे बता दें, स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं सॉल्व कर दूंगा। आप लोगों ने सारे सवाल करने हैं, मैंने तो वो सवाल करवाए हैं जो मुश्किल मुश्किल थे, जो ज्यादातर बच्चों ने पूछे थे, और उनको मैंने कहा था क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ओके, कल इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है, नहीं सॉरी, अभी एक चीज़ रह गई है, इसके पास पेपर्स रह गए हैं। कल हमने इसके पास पेपर खत्म करने हैं, पास पेपर को देखेंगे, पास पेपर में कौन सा सवाल कैसे कैसे आया हुआ है। और संडे को आप लोगों का टेस्ट है, संडे को आप लोगों का टेस्ट है, कौन सा, कौन सा, चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 3 का।
चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है संडे को, वही तरीकाकार 7 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा और आप लोगों ने पोस्ट करना है जिस तरीके से आपको बताया हुआ। मंडे को बेटा चैप्टर 4 हम लोगों ने करना है, 2 दिन में चैप्टर 4 खत्म हो जाना है, तो इसलिए फिर मंडे इसको संडे को कंप्लीट कर दें, तो मंडे को फिर हम इंशाल्लाह 4 के वाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट 1 घंटे का होगा बेटा, 1 आवर का टेस्ट होगा, 1 आवर का टेस्ट है 7 o'clock टू ऑनवर्ड। ठीक हो गया, चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे संडे 7 PM। कल आप लोगों से मुलाकात होती है, कल तक अल्लाह हाफिज़।